Hello everyone. In previous video we have already discussed property of electric charges. So in this video we are going to discuss Coulomb's law. So Coulomb's law introduced by Charles Augustin, and this law states that electrostatic force between two stationary point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. सो इसमें जो दो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है दैट जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो लेट अस कंसीडर हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यानी कि इन दोनों चार्जेस को हमने जो अलग करा है कितने डिस्टेंस से अलग रख रखा है आर डिस्टेंस से हमने इनको अलग रख रखा है। तब इन दोनों ही चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के यानी कि इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर के स्क्वायर के। ओके, सो आर स्क्वायर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए हैं ये एंड ये। इन दोनों इक्वेशन को अब हम कंबाइन करेंगे। सो व्हेन वी कंबाइन दिस इक्वेशन we will get F is directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to R square। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है जिसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। सो व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन सो हेयर वी ऐड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज़ डिनोटेड एज के। सो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी अब एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इस तरीके से। सो यहाँ पर ये जो के है दिस के इज़ नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है के की वैल्यू। यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है के इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here epsilon naught is the permittivity of free space and 4 is the constant and pi is nothing but 22/7। आप जो उसकी वैल्यू लेते हो पाई की या 3.14। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो भी कांस्टेंट है, इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस सो हमें जो के की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये हमारी के की वैल्यू होती है। सो दिस इज कूलम्स लॉ विच स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज द scalar form or we can say magnitude of electrostatic force which is F is equal to K Q1 into Q2 upon R square. Now we will see how can we represent or how can we get the vector form of Coulomb's law. सो अब हम देखेंगे कि Coulomb's law की वेक्टर फॉर्म जो है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनको हमने जो है सेपरेट कर रखा है एक डिस्टेंस से, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होंगे जैसे दिस वन इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। तो यहाँ से हमने हमारा ओरिजिन मान लिया और ओरिजिन से जो Q1 पे डिस्टेंस जा रहा है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर R1 एंड ओरिजिन से जो Q2 तक का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर R2। अब यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज़ R21 और आप इसी के टर्म में रिजल्टेंट वेक्टर हम 1 2 की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं R1। ठीक है, सो बेसिकली हम इस डायग्राम को जो है कंसीडर करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर Q1 है एंड Q2 है, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। सो
हमारे पास जो Q1 एंड Q2 है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स भी लगेगा। Q1 और Q2 दोनों की वजह से फोर्स लगेगा। सो Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 की वजह से, उसको हमने रिप्रेजेंट करा है F12 से। मीन्स F12 मीन्स 2 जो है 1 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से F2 है। F2 क्या है अब यहाँ पर? F2 जो है वो फोर्स है किस पर? 2 पर। किसकी वजह से? 1 की वजह से। सो 1 की वजह से 2 पे जो फोर्स लग रहा है उसे हमने F21 से रिप्रेजेंट कराया। सो अब यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो हमने पोजीशन वेक्टर की बात करी है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो R21 आप जो देख रहे हैं, इसका मतलब है R21 पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। R21 जो हमने यहाँ पर लिया है, R21, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? 2 से 1 की तरफ। आप यहाँ पर एरो भी देख सकते हैं। ये जो एरो है वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर हम R12 देखें, सो R12 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी? इस तरफ, 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब R21 हमारा पोजीशन वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर जो F12 है, F12 आप देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो इसी तरफ है। इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज R21। एंड F21 जो आप देख रहे हैं, इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज R12, राइट। सो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि R21 जो है वो F12 की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एंड F21 जो है वो R12 की डायरेक्शन में है। सो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। सो जस्ट रिकॉल ऑल दिस पॉइंट। F21 जो है वो क्या है? फोर्स है किस पर? Q2 पर, Q1 की वजह से। F12 जो है वो फोर्स है Q1 पे, किसकी वजह से? ड्यू टू Q2। सिमिलरली R1 जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, R12 पोजीशन वेक्टर है Q1 से Q2 की तरफ एंड R21 जो है वो है Q2 से Q1 की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। सो लेट्स सी द वेक्टर फॉर्म। अब हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। सो जैसे कि हमें पता है, हमारा जो कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ के जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है F=K_Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, एंड यहाँ पर R होता है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर। क्योंकि अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे F12 क्या था? अभी हमने देखा F12 था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, यानी कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से। सो अगर हम देखें F12 किसकी वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से Q1 पे लग रहा है। सो Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये जो R लिया है वो क्या लेना है हमें? R जो है बेसिकली क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास यहाँ पर जो F12 है, F12 की डायरेक्शन इस तरफ है और हमें पता है इस तरफ जो डायरेक्शन है वो किसकी है? R21 की है। तो यहाँ पर हम जो अपना यहाँ पर वो लेंगे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वो क्या लेंगे? R21। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर दोबारा से एक बार डायग्राम को कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2। अब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F12, उसकी डायरेक्शन ये है, और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F21। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ एक यूनिट वेक्टर है R21। ओके, सो हम देख सकते हैं F12 जो है, F12 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो F12 की डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है? R21।
Therefore we write here r21 as unit vector. Similarly यहाँ पर जब आप F21 फाइंड आउट करोगे विच इज़ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R1 का स्क्वायर एंड R1 का यूनिट वेक्टर। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है R12 उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं F21 और यूनिट वेक्टर हमारा जो R12 है वो एक सेम डायरेक्शन में, सो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे R12। अब हमें पता है हमारे पास ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर है, लेट अस कंसीडर दे आर इक्वल, सो इक्वल हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि R21 और R12 जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड करेंगे, दैट F21 जो है दैट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 एंड R21 का यूनिट वेक्टर। सो यहाँ से अब हमें पता है ये फोर्स हमारा कौन सा था, दिस फोर्सेस यहाँ से आप देख सकते हो ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है। इट मीन्स F21 जो है वो F12 से क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल भी है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, और वाइस वर्सा कि F12 भी इसके इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। सो अब आपको ध्यान होगा ये इक्वेशन जो है हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ बताती है ना। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे होता है कि इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो है इसका मतलब जो कूलम्स लॉ है वो ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को, कि यहाँ पर जो भी पॉइंट चार्जेस के जैसे दो फोर्स लग रहे होते हैं दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शंस में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। Now let's see what is the nature of electrostatic force. First, it is attractive as well as repulsive, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास दोनों ही पॉइंट चार्ज लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, तो फोर्स हमें कैसा मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स रिपल्सिव मिलेगा। और अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज अनलाइक हैं यानी कि ऑपोजिट हैं, तो हमें किस तरीके का फोर्स मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। तो इसलिए जो कूलम फोर्स हम पढ़ते हैं वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। और एंड इट इज़ अ फोर्स, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन होगी इसमें, और इसके एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। एंड इट फॉलोज स्क्वायर इन्वर्स लॉ, क्योंकि ये आर के क्या है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये फॉलो करता है स्क्वायर इन्वर्स लॉ को। So now here are some other conclusions. First, it obeys Newton's third law. So Coulomb's law जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, क्योंकि हम देखते हैं दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, दोनों चार्जेस के जैसे जो फोर्स लगते हैं वो इक्वल होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है मतलब टू, आप ये बोल सकते हो अगर हमारे पास Q1 है एंड Q2 है, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगा रहा है ना, अवे फ्रॉम दिस, एंड Q2 जो Q1 पे लगा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि Q2 से इस तरफ, इस डायरेक्शन में। सो हम इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स है तो कंजर्वेटिव भी होगा। कंजर्वेटिव मतलब जो भी वर्क डन होगा इस फोर्स के थ्रू वो कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। नाउ इट एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, यानी कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है ये फोर्स जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, जो कूलम्ब फोर्स है आपका, सपोज F12 हमने लिया है यहाँ पर, Q1 और ये जो Q2 है, तो इनके जैसे जो भी फोर्स लग रहा होगा, वो जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लग रहा है, राइट, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लग रहा है इस डायरेक्शन, क्योंकि लाइन जॉइनिंग है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो Coulomb's law acts along the straight line. Now, valid for charged or spherical charged bodies where separation is much greater than their size. So basically इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस मतलब जिनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर साइज। नाउ लिमिटेशंस वही होंगी कि जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बड़े चार्जेस के लिए नहीं हुआ है ना, बड़े
सो चार्जेस बिहेव एज पॉइंट चार्जेस। तो कूलम्स लॉ की ये हमारी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। ऐसे ही कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल होता है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा उनके लिए। उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर डायमेंशन, यानी कि एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़। सो ये इनकी लिमिटेशन हो जाएंगी। नाउ कंपैरिजन अगर हम देखें, कंपैरिजन अगर हम देखें इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो कूलम्स लॉ जो है वो चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो मास बॉडीज़ के बीच में काम करता है। कूलम्स लॉ का नेचर दोनों होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कैसा होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। कूलम्स लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एज़ कम्पेयर टू कूलम्स लॉ जो है क्या है, वीक है। कूलम्स लॉ आपका मीडियम में डिपेंड करता है, मतलब अगर आप चार्जेस को वैक्यूम में रख रहे हो फ्री स्पेस में तो आपका कूलम्स लॉ की वैल्यू कुछ और आएगी कूलम्स फोर्स की। और अगर हम उन चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में रख देते हैं तब कूलम फोर्स जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट होगा, ठीक है, तब उसकी वैल्यू अफेक्ट करेगी, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता।